हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पर्सनल ट्यूटर। मेरा नाम है शाहरुख सैफी और आज की इस वीडियो में मैं आपको करा रहा हूँ 11th क्लास सोशियोलॉजी का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है समाज शास्त्र एवं समाज, सोशियोलॉजी एंड सोसाइटी के बारे में। तो ये जो हमारा चैप्टर है वो हमारी फर्स्ट बुक से रिलेटेड है। एक खास बात सोशियोलॉजी के बारे में ये है कि एक तो इसके अंदर जो चैप्टर है ना उसकी क्वांटिटी बहुत ही ज्यादा कम है, यानी कि आपको फर्स्ट बुक से टोटल 4 या 5 चैप्टर पढ़ने हैं और सेकेंड बुक से भी आपको इतने ही चैप्टर पढ़ने हैं। और एक अच्छी बात तो उन बच्चों के लिए जो सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड है। अगर आपको अपना सीबीएसई बोर्ड के जो बच्चे हैं सिलेबस देखना है तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। फर्स्ट बुक से आपको 4 लेसन करने पड़ेंगे, 5वां आपको नहीं करना। लेकिन जो अदर स्टेट बोर्ड से रिलेटेड है लाइक एमपी, यूपी, हरियाणा, बिहार या कोई भी अदर स्टेट बोर्ड हो गया तो उनको 5वां चैप्टर भी शायद करना पड़ सकता है। और वहीं बात करें सेकंड बुक की तो बच्चों सेकंड बुक में से चैप्टर नंबर फर्स्ट, चैप्टर नंबर थर्ड ये आपका डिलीट है। सेकंड, फोर्थ और 5 ये आपका एग्जाम में आ रहा है ओनली फॉर सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए। बाकी नॉर्मल बच्चों के लिए जो अदर स्टेट बोर्ड से रिलेटेड है उनका सभी आएगा। ठीक है, तो मैं यहां पर आपको सभी कराऊंगा और जो डिलीटेड वाला लेसन होगा वो ऑलरेडी आपको बता दूंगा, जिससे कि सीबीएसई वाले बच्चे अपना टाइम वेस्ट ना करें। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको इस लेसन का फर्स्ट पार्ट करवा रहा हूँ। चैप्टर के अंदर समझने लायक आपके लिए बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि सोशियोलॉजी एक नया सब्जेक्ट है आप बच्चों के लिए, क्योंकि 10th क्लास से 11th में आए हो, इससे पहले आपने नहीं पढ़ा है। तो अब तो आपके एग्जाम भी आने वाले हैं, तो आप इसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा कि हमारा सिलेबस रह जाएगा। मैं आपका टाइम से पहले ये पूरा कंप्लीट करवा भी दूंगा, ईजिली करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेगी, तो वीडियो पूरा वॉच करना। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको आने वाली ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो अगर बात करें बच्चों चैप्टर के इंट्रोडक्शन की कि इस लेसन के अंदर आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, तो बिल्कुल ऐसे सिंपल से टॉपिक है जो आपने अब से पहले सुने भी होंगे। बस ये है कि आपको सोशियोलॉजी के अकॉर्डिंग उसका आंसर देना होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि सबसे पहले हम यही जानेंगे कि समाज क्या होता है और इसकी क्या ऐसी खास बात है, यानी विशेषताएं हैं। और वहीं बात करेंगे मनुष्य के समाज और पशुओं के समाज में क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। समाज शास्त्र का क्या अर्थ है, ये एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है। साथ ही समाज शास्त्र का जो नेचर स्कोप है, यानी कि उसकी प्रकृति और उसका विशेष क्षेत्र, थोड़ा बड़ा टॉपिक है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नींव है इस चैप्टर की। ठीक है, और वहीं जो एक अलग से टॉपिक आता है, काफी वाइड है, जिसके अंदर हम बात करेंगे समाज शास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी के अन्य सामाजिक विज्ञान के साथ संबंध, जैसे कि हिस्ट्री के साथ, इकोनॉमिक्स के साथ, पॉलिटिकल साइंस के साथ, मानव विज्ञान के साथ, मनोविज्ञान के साथ, साइकोलॉजी होती है ना जो, और फिजियोलॉजी। तो इन सभी के साथ हम रिलेशन भी जानेंगे। और एक टॉपिक और आएगा जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कंपैरेटिव लर्निंग के बारे में, कि इन सभी के बीच में क्या अंतर देखने को मिलता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको रिलेशन बताऊंगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि सोसाइटी यानी कि समाज क्या होता है और इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो शुरुआत करते हैं समाज शास्त्र का क्या अर्थ है। तो एक बात आप ध्यान रख लीजिएगा, आप सोशियोलॉजी जैसा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो इसी के अकॉर्डिंग आपका आंसर मिलता जुलता होना चाहिए, इसी के अकॉर्डिंग आपकी समझ मिलती जुलती होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए समाज शास्त्रियों के अनुसार समाज के लोगों में पाए गए जो संबंध के जाल होते हैं ना, जो कि एक दूसरे से जुड़े हो, वह समाज है। और ये जो संबंध होते हैं ना वह एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, यानी कि अमूर्त होते हैं, जो दिखाई नहीं देते। अब मैं आपको एक सिंपल सी भाषा में इसका मीनिंग समझा देता हूं। समाज क्या होता है, जहां पर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलते हैं, ठीक है, और एक समूह का निर्माण करते हैं, और वही समूह क्या कहलाता है, हमारा समाज कहलाता है। लेकिन जब बात आती है समाजशास्त्र के अकॉर्डिंग, तो ये बोलता है कि जो लोग रह रहे हैं समाज के अंदर यानी सोसाइटी के अंदर, उनके बीच जो संबंधों का जाल है ना वह एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब वो संबंध कैसे भी हो सकते हैं, जैसे कि गुस्से वाले, प्यार वाले, कॉम्पिटिटर वाले, तो ये किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन उनके बीच में संबंधों का एक जाल है और ये संबंध दिखाई नहीं देते, यानी कि अमूर्त है, इसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं। तो ये तो है समाज का अर्थ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ भी आ चुका होगा। अब बात करते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में कि क्या खास बातें हैं समाज के अंदर। तो 1 बाय 1 मैं आपको पॉइंट वाइज बता देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ भी आ जाए।
फर्स्ट पॉइंट है कि समाज भिन्नता और समानता पर आधारित होता है। इट्स मीन कि सोसाइटी डिपेंड्स अपॉन लाइकनेस और डिफरेंसेस। तो ये बात बिल्कुल फैक्ट है बच्चों कि समाज के अंदर आपको डिफरेंस भी देखने को मिलेगा और इक्वालिटी भी देखने को मिलेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो समाज का निर्माण होता है ना, वह दो या दो से अधिक व्यक्तियों से मिलकर बनता है जब उनके बीच समानता पाई जाती है, ठीक है। और वहीं भिन्नता के आधार पर बात की जाए, जैसा कि समाज जो है वो आइडेंटिफाई करता है कि समाज के अंदर एक महिला भी रहती है, समाज के अंदर एक पुरुष भी रहता है, जिसे हम मेल फीमेल के अकॉर्डिंग बांटते हैं। उसी तरह बच्चा बच्ची, लड़का लड़के, बूढ़ा बूढ़ी, तो ये क्या है, मेल फीमेल का एक रिलेशन बनता है, तब जाके समाज का निर्माण होता है। और ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल परस्पर विरोधी के साथ दोनों के बीच में संबंध भी देखने को मिलते हैं। अगर ये दोनों ही अलग हो जाएंगे तो समाज नहीं पनप पाएगा। इसलिए हर एक सोसाइटी में डिफरेंस भी देखने को मिलता है और इक्वालिटी भी, यानी समानता और भिन्नता दोनों ही देखने को मिलती है, ठीक है। अगर बात करें सेकंड पॉइंट की, तो समाज संबंधों पर आधारित होता है। सोसाइटी बेस्ड ऑन अपॉन रिलेशनशिप। तो ये तो मैंने आपको समाज के मीनिंग में ही बता दिया था कि लोगों के अंदर जो है वो संबंध देखने को मिलते हैं। अब समाज शास्त्र इसके बारे में बात नहीं करता कि वो जो संबंध है, यानी जो रिलेशन है ना, वो किस प्रकार के है, कैसे भी हो सकते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था, प्यार वाले, नफरत वाले, गुस्से वाले, कॉम्पिटिटर वाले यानी प्रतिस्पर्धा वाले, किसी भी आकार के हो सकते हैं, लेकिन इनके बीच में रिलेशन देखने को जरूर मिलता है, तभी तो एक सोसाइटी का निर्माण किया जाता है। और तीसरा है कि समाज ना आत्मनिर्भर होता है। इट्स मीन कि सोसाइटी इज इंटरडिपेंडेंस। तो इसका मतलब ये है कि व्यक्ति जो है किसी ना किसी तरीके से, चाहे वो डायरेक्ट तरीके से या फिर इनडायरेक्ट तरीके से, दूसरे व्यक्तियों के ऊपर निर्भर रहता ही है। जैसे अगर बीमारी में हमें डॉक्टर की आवश्यकता होती है, किसी की सलाह लेने में अपने से सीनियर या जूनियर की आवश्यकता पड़ती है, उसी तरह अलग अलग स्तर पर, अलग अलग लेवल पर हम एक दूसरे व्यक्ति के साथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से जुड़े होते हैं। इसलिए समाज जो होता है वो इंटरडिपेंडेंस होता है, यानी कि आत्मनिर्भर होता है, ठीक है। उसी तरह चौथा है कि समाज अमूर्त होते हैं। अमूर्त मतलब इसके अंदर जो रिलेशन हमें देखने को मिलता है, जो संबंध हमें देखने को मिलता है, वो दिखाई नहीं देते हैं, उसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं। और लास्ट है कि समाज परिवर्तनशील होते हैं, क्योंकि समय जो है वो भी परिवर्तनशील है। तो समय के अनुसार ही समाज चलता है और समाज जो है वो परिवर्तनशील होता है, यानी कि चेंजेबल है। अगर आपको डिफरेंस देखना ही है तो आप अपना पास्ट और अपना प्रेजेंट और आने वाला फ्यूचर देख सकते हैं, उसे ही हमें इतना सारा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो थी समाज के बारे में विशेषताएं, उसकी खास बातें, जिन्हें 5 पॉइंट में मैंने कवर किया। आई होप कि आपको अच्छे से ये समझ भी आ चुका होगा। कोई डाउट हो तो बच्चों आप कमेंट में जरूर बता देना, मैं वहां पर भी आपका इमीडिएटली रिप्लाई जरूर कर दूंगा। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि मनुष्य के समाज और पशुओं के समाज में क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। तो ये एक बड़ा मजेदार टॉपिक है और एग्जाम में इसके चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। तो देखिए मैं आपको कंपेयर करके बता देता हूँ मनुष्य के समाज और पशुओं के समाज में। जैसे कि मनुष्य के समाज की अगर बात करें तो मनुष्य में क्या है, बोलने की, सोचने की, समझने की शक्ति होती है। और वहीं पशुओं के पास, उनके पास बोलना, ना समझना, ना सोचना, इनकी शक्ति नहीं होती। वे अपनी मूक भाषा का ज्यादा प्रयोग करते हैं और सूझबूझ से काम लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इस जगत के अंदर, यानी कि इस वर्ल्ड के अंदर इतने सारी स्पीसीज है, प्रजातियां हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रजाति किसे माना गया है? मनुष्य को। क्यों माना गया? क्योंकि भगवान ने उसे दिमाग दिया है और वह इसी माइंड के अकॉर्डिंग पूरे समाज को, पूरे दुनिया को चला रहा है। आज के समय में उसने इतने बड़े बड़े जो एनिमल्स होते हैं उसे अपने कंट्रोल में कर रखा है। किस वजह से? क्योंकि वह एक विवेकशील प्राणी है, यानी कि एक समझदार व्यक्ति है, ठीक है। और साथ ही मनुष्य की ना अपनी एक संस्कृति होती है, कल्चर होता है, उसका एक इतिहास होता है। लेकिन पशुओं में ऐसा नहीं होता, उनकी कोई संस्कृति नहीं होती। और सबसे खास बात है कि मनुष्य जो है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, यानी कि व्यक्त करने के लिए भाषा का प्रयोग करता है। और वहीं पशुओं के पास अपने आप को व्यक्त करने के लिए कोई भाषा नहीं होती। वो अपने जेस्चर से, जो उनके हाव भाव होते हैं, उनसे ही वे अपने आप को बता पाता है। अगर जैसे कोई डॉग है तो वो कोई बोल थोड़ी पाएगा, भाव भाव करके ही तो समझाएगा कि उसे नीड है किसी चीज की। लेकिन अगर व्यक्ति को है तो वह भाषा में समझा सकता है दूसरे को आसानी से। उसी तरह भविष्य की चिंता करना और उसकी योजनाएं बनाना, तो ये मनुष्य के फेवर में आता है। तो वह अपनी प्लानिंग करता है फ्यूचर की। लेकिन पशु क्या करते हैं? वह वर्तमान में जीते हैं, ठीक है। तो ये एक छोटा सा डिफरेंट मनुष्य के समाज और पशुओं के समाज में देखने को मिलता है। आई होप कि आपको ये भी अच्छे से जरूर समझ आ चुका होगा।
तो यहां से हम बात करेंगे बच्चों सोशियोलॉजी के मीनिंग के बारे में। अभी हमने सोसाइटी के बारे में जाना था, अब यहां से हम बात करेंगे समाजशास्त्र के बारे में। तो सबसे पहले इसका क्या मीनिंग है? तो समाज में पाए जाने वाले जो सोशल रिलेशन है, सामाजिक संबंध है, उनके क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित अध्ययन यानी कि सीक्वेंस और एक सिस्टमैटिक लर्निंग करने वाले जीव को समाजशास्त्र कहा जाता है। इसके अंदर दो बातें आती है, पहला है क्रमबद्ध, दूसरा व्यवस्थित अध्ययन, जो कि समाजशास्त्र की प्रकृति और उसके विशेष क्षेत्र में आपको अच्छे से पता चल जाएगी। जैसे अगर बात करें समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में, तो देखिए मैं आपको वन बाय वन करके बताता हूं। पहला जो इसका पॉइंट है इसकी प्रकृति यानी इसके नेचर के बारे में, कि समाजशास्त्र जो है वो एक सोशल साइंस है, यानी कि सामाजिक विज्ञान है, ना कि नेचुरल साइंस यानी कि प्राकृतिक विज्ञान। क्योंकि समाजशास्त्र का जन्म ही समाज से हुआ है, तो इसलिए इसे सामाजिक विज्ञान में जोड़ा गया है, ठीक है। और वहीं बात करें इसके दूसरे पॉइंट के बारे में, तो समाजशास्त्र एक निरपेक्ष विज्ञान है, ना कि आदर्शात्मक। निरपेक्ष का मतलब होता है जहां पर लोग मिलीजुली संस्कृति में रहते हैं, तो समाज के अंदर भी लोग मिलीजुली संस्कृति में ही रहते हैं। उसी तरह तीसरा है कि समाजशास्त्र अमूर्त विज्ञान है, ना कि मूर्त विज्ञान, यानी कि हम सोसाइटी के अंदर जो रिलेशन है उन्हें देख नहीं सकते, उन्हें सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो इसलिए समाज क्या है? अमूर्त है। तो तीसरा पॉइंट आपका ये हो जाता है। और लास्ट जो पॉइंट है कि समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान माना गया है, ना कि एक विशेष विज्ञान। हालांकि ये वाले टॉपिक के अंदर आपको अपवाद देखने को मिल सकता है, एक्सेप्शन देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो सोशोलॉजिस्ट है यानी अलग अलग जो समाजशास्त्री हैं, समाजशास्त्र जो है वो एक विशेष विज्ञान है, और ज्यादातर जो ये मानते हैं कि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है। तो ये जो आपकी कंफ्यूजन है वो आपको इसके विशेष क्षेत्र में दूर हो जाएगी। तो आइए उसी के बारे में जानते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये बात करते हैं कि ये जो सोशियोलॉजी जैसा सब्जेक्ट है इसकी उत्पत्ति कब हुई थी, कैसे हुई थी, कौन इसके संस्थापक थे। आइए इन सभी के बारे में बात करते हैं। समाजशास्त्र की उत्पत्ति। तो बच्चों एक बात आप ध्यान रखना, ये जो आपका सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है ना वो काफ़ी लेटेस्ट है। तो 19th सेंचुरी में इसका जन्म हुआ, या ये मान सकते हैं ये आया था। 19वीं शताब्दी में फ्रांस के एक विचारक थे जिनका नाम था ऑगस्ट कॉम्टे। इन्होंने समाजशास्त्र का नाम पहले सामाजिक भौतिकी रखा था, ये आपको याद होना चाहिए। पहले क्या रखा था? सामाजिक भौतिकी, ठीक है। और 1838 में बदलकर इन्होंने समाजशास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी रख दिया। तो पहले नाम क्या था? सामाजिक भौतिकी, और बाद में क्या नाम हो गया? समाजशास्त्र। और ये कब हुआ था? 1838 में। कहीं कहीं आपको 1839 भी देखने को मिल जाएगा। तो एनसीईआरटी बुक में जो लिखा होगा आपको वही लिखना पड़ेगा। तो इसी कारण जो अगस्त कॉम्टे हैं उन्हें समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। तो एग्जाम में अगर 1 मार्क्स में पूछा जाएगा तो आपको इन्हीं का नाम लिखना पड़ेगा, और ये कहाँ के थे? फ्रांस के थे, ठीक है। तो समाजशास्त्र को क्या है? एक विषय के रूप में विकसित करने में दुर्खिम, स्पेंसर तथा मैक्स वेबर आदि विद्वानों के विचारों की भी काफी भूमिका रही है। जब आप 11th क्लास पढ़ रहे हो तो सेकंड बुक के अंदर आपको सोशियोलॉजिस्ट भी देखने को मिलेंगे जो वेस्टर्न से रिलेटेड होंगे, बाहरी कंट्री से, जैसे दुर्खिम, स्पेंसर, मैक्स वेबर और भी जने हैं। तो कार्ल मार्क्स हो गया, ठीक है। तो इनके बारे में भी आपको जानने को मिलेगा। ये काफी पॉपुलर सोशियोलॉजिस्ट, फिलोसोफर रह चुके हैं। और एक खास बात और है कि भारत के अंदर जो समाजशास्त्र आया था यानी कि जो सोशियोलॉजी आया था, तो इसका जो विभाग था ना, समाजशास्त्र विभाग, वह 1919 में मुंबई विश्वविद्यालय में शुरू हुआ था, और यह औपचारिक तरीके से यानी कि एक ऑफिशियल तरीके से लागू किया गया था। तो भारत में समाजशास्त्र की शुरुआत कब हुई थी? तो आप नाम याद रखना, मुंबई विश्वविद्यालय में इसका एक विभाग बना था, जो कि 1919 का टाइम था वो, ठीक है। तो ये सभी जानकारी आपको समाजशास्त्र की उत्पत्ति में पता होनी चाहिए। एग्जाम में कोई भी आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, तो इसलिए मेरा फर्ज है कि मैं आपको हर एक पॉइंट बताऊं ताकि कोई छूट ना जाए, ठीक है। देखिए बच्चों, हम भारत के नागरिक हैं, और जो हम बुक पढ़ रहे हैं सोशियोलॉजी की वो भारत के बारे में बता रही है, यानी कि भारतीय समाजशास्त्र के परिचय के बारे में, ठीक है। तो अब बात यह आती है कि भारत में आखिरकार समाजशास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये एक सोचने वाली बात है, और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं जिसमें बच्चों की राय देखी जाती है या उनके थॉट यानी थिंकिंग देखी जाती है कि वह किस तरीके से इसका आंसर दे सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं पॉइंट वाइज पॉइंट आपको बता देता हूं विद एग्जांपल के साथ, कि पहला पॉइंट ये बात करता है कि भारत में क्या है, बड़े लेवल पे क्षेत्रवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद, जातिवाद आदि समस्याओं को एक व्यवस्थित ढंग से सुलझाने के लिए समाजशास्त्रीय अध्ययन आवश्यक है। इसका कहने का मतलब यह है कि एक तो भारत के अंदर जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या, वो कुछ ज्यादा ही है, यानी कि आज के समय अगर प्रेजेंट टाइम में बात की जाए तो 135 करोड़ से भी ज्यादा की जनसंख्या भारत
भारत के अंदर निवास करती हैं। और ये भी कहा जाता है कि आने वाले 10-15 साल में भारत चाइना को पिछाड़ के पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। तो इसी आधार पर भारत क्या है, एक विविधता वाला देश है। यहाँ पर आपको दक्षिण में अलग जाति देखने को मिलेगी, अलग संस्कृति देखने को मिलेगी, नॉर्थ में अलग देखने को मिलेगी, साउथ में अलग देखने को मिलेगी और ईस्ट में अलग देखने को मिलेगी। सबके धर्म अलग है, सबकी जातियां अलग है, सबकी संस्कृति अलग है, पहनावे अलग है, भाषा अलग है, तभी तो इसे एक मिलीजुली संस्कृति यानी विविधता वाला देश माना जाता है। तो कहीं कहीं पर कुछ लूप होल्स भी है कि यहाँ पर क्षेत्रवाद भी है, यानी कि समय समय पर यहाँ पर क्षेत्रवाद जैसी भावना भी उभर कर आते रहती है। लोग अपने आपको अलग रहना चाहते हैं, वो किसी और के साथ मिलजुल के नहीं रहना चाहते। भाषावाद भी है, ये तो सबसे बड़ा रीजन भारत के अंदर जो बंटवारा हुआ था, आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य था जो भाषा के आधार पे अलग होना चाह रहा था, अलग स्टेट की जिसमें मांग की गई थी। यहाँ पर आपको कम्युनल भी देखने को मिलेगा, संप्रदायवाद। तो लोग अपने धर्म को लेकर कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव है और जातिवाद भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। खासकर जो भारत के ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर जातिवाद यानी कि कास्ट सिस्टम बहुत बड़े लेवल पर देखने को मिलता है। तो इन्हीं समस्याओं को एक सिस्टमेटिक तरीके से सुलझाने के लिए समाजशास्त्रीय अध्ययन आवश्यक है, क्योंकि समाजशास्त्र हमें ये सुझाव देता है, ये तरीके बताता है कि समाज में व्यक्तियों का जो निवास है और उनके बीच जो रिलेशन है वो किस तरीके से पनपने चाहिए, किस तरीके से आगे बढ़ने चाहिए। ठीक है, इसी कारण भारत में विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए समाजशास्त्र का अध्ययन अधिक लोकप्रिय भी हुआ है और आगे भी ये चलता ही जा रहा है। समाजशास्त्र क्या करता है, दूसरे समाजों के साथ एक तुलनात्मक अध्ययन, जिसे इंग्लिश में कंपैरेटिव लर्निंग कहते हैं, वो भी करता है। वो मैं आपको अभी बताऊंगा अभी लास्ट में। ठीक है, और साथ ही समाजशास्त्र सामाजिक गतिशीलता के बारे में बताता है। तो इसी कारण भारत के अंदर समाजशास्त्र का जो अध्ययन है वह काफी आवश्यक है। तो एग्जाम में ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, पॉइंट वाइज पॉइंट आपको आंसर लिखना है और जो एग्जाम्पल बताए हैं आप उन्हें भी लिख सकते हो, ताकि एग्जामिनर को ऐसा लगे कि वाकई में बच्चा एक अच्छी थिंकिंग रखता है समाजशास्त्र यानी सोशलॉजी के बारे में। आई होप कि आपको ये टॉपिक भी काफी अच्छे से जरूर समझ आ चुका होगा। तो प्यारे बच्चों, ये तो था आपका इस लेसन का फर्स्ट पार्ट, और सेकंड पार्ट में मैं शुरुआत करूंगा इसके स्कोप के बारे में, विषय क्षेत्र के बारे में। तो एक सीक्वेंस तरीके से मैं आपको लेके चलूंगा। काफी शॉर्ट लेसन है आपके, यानी 4 या 5 ही है फर्स्ट बुक में। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में जरूर लिखना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके शेयर करना जरूर। तो आई होप कि आपको ये सब अच्छा लगा होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आपको इस लेसन के सेकंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए आप बच्चे खुश रहिएगा।